हेलो स्टूडेंट्स। नोट्स में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे इसका 34वां क्वेश्चन। तो पढ़ लेते हैं इसको कि इसमें क्या लिखा है। देखो, इसमें लिखा है कि मेथेनॉल में 0.15 एम 250 ml विलयन बनाने के लिए आवश्यक बेंजोइक अम्ल का जो सूत्र है वो लिखा है C6H5COOH की मात्रा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। ये भाषा लिखी होती है तो भाषा तो हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आती है, तो उसको सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये मान लो यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है। अब बीकर के अंदर मेथेनॉल लिया गया है, विलायक है मेथेनॉल। ये इस तरीके से आपको समझना है। बीकर के अंदर क्या लिया गया है? मेथेनॉल। और मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH, ठीक है। मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। तो ये किसी विलायक में हमने लिया। अब इसकी जो मात्रा है वो है 250 ml। देखो, 250 ml विलेन बनना है जब इसके अंदर क्या होगा? बेंजोइक अम्ल मिलाएंगे। बेंजोइक अम्ल की कितनी मात्रा मिलाई जाए? तो इसमें जो विलेय पदार्थ है, जो इसमें विलेय मिलाना है वो क्या है? बेंजोइक अम्ल, यानी कि C6H5COOH। ये बेंजोइक अम्ल इसके अंदर मिलाना है। तो इसकी कितनी मात्रा, तो हमें ये मात्रा जो है ये ज्ञात करनी है कि कितने ग्राम बेंजोइक अम्ल इसके अंदर मिलाया जाए ताकि जो विलयन बने वो 250 मिलीलीटर का बन सके। 250 मिलीलीटर का विलयन बन सके तो इसकी कितनी मात्रा मिलाई जाए? मेथेनॉल की जो मोललता दी गई है, मतलब विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर में उपस्थित है 0.15। तो मोलरता कैपिटल एम है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एम लिखा है तो मोलरता होगी एम बराबर 0.15। इसे हम मोलरता भी कहेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ये मोलरता है। मोलरता कैपिटल एम बराबर कितनी होगी? क्वालिटी इज गुड। ओके, मोलरता जो है वो 0.15 हमें दी गई है। तो सवाल जो है काफी सिंपल है। पहले तो आपको जो दिया गया है वो लिखेंगे। इसको लगा देते हैं साइड में। चलिए अब हम कुछ लिखते हैं। जो आपको दिया गया है वो लिखेंगे। दिया है, सबसे पहले कैपिटल एम, मोलरता हमें दी गई है। मोलरता कैपिटल एम बराबर कितनी दी गई है? 0.15 मोलर, ठीक है। इसके बाद जो आयतन दिया गया है V से दर्शाते हैं, तो V हमें दिया गया है 250 ml। बेंजोइक अम्ल की मात्रा ज्ञात करनी है, यानी कि विलेय का भार ज्ञात करना है। तो विलेय का भार स्मॉल w जो है वो हमें ज्ञात करना है। और विलेय का अणुभार हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं। विलेय का अणुभार, विलेय क्या है? बेंजोइक अम्ल, यानी कि C6H5COOH। ये बेंजोइक अम्ल जो है ये विलेय है। इसका अणुभार हमें जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मात्रा निकालनी है और मूलरता दिया गया है तो मूलरता का सूत्र निकालना पड़ेगा। मूलरता का सूत्र होता है कैपिटल एम बराबर W गुणित 1000 बटे स्मॉल एम गुणित कैपिटल वी। ये मूलरता का सूत्र है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उसे मूलरता कहते हैं, और ये इसका फॉर्मूला है। मूललता का और मूलरता का फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ v की जगह पे w आ जाता है। ये देखो, ये मूललता का फॉर्मूला है। यहाँ पे ये मूललता का फॉर्मूला है, ये मूलरता का फॉर्मूला है। दोनों सेम सेम होते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमें m का मान दिया गया है, w का मान ज्ञात करना है 1000, और v का मान दिया गया है। m का मान तो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? देखो, m का मान निकालना पड़ेगा कि नहीं? m क्या होता है? अणुभार। तो जो विलेय है उसका अणुभार कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 लिख दिया। कार्बन का भार, C का भार
तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मैंने आपको अणुभार निकालना बताया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको शॉर्ट में करके बताऊंगा। ये देखो कैसे, जो संख्या लिखी है वो आगे लिखो। कार्बन का भार कितना होता है, परमाणु क्रमांक का दोगुना, तो 6, परमाणु क्रमांक दोगुना 12, प्लस फिर यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 लिख दो। हाइड्रोजन का भार एक ही होता है, इसका दोगुना नहीं होता, हाइड्रोजन का एक ही होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्लस कार्बन का फिर 12 लिख दिया, फिर प्लस फिर ऑक्सीजन का कितना लिख दिया, 8 दूनी 16, प्लस दूसरे ऑक्सीजन का भी 16, और प्लस हाइड्रोजन का 1। इसको जोड़ेंगे, 12×72, प्लस 5×1 = 5, प्लस 12, प्लस 16, 16 32, और 1 33। आप सबको जोड़ लेंगे तो 72 प्लस 12 5 17 प्लस 33। अब इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो 7 3 10 और 2 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 3 और 1 4 और 5, अब 7 5 12, 122 ग्राम अणुभार निकला। तो हम यहाँ पे 122 ग्राम, ठीक है, ये लिख सकते। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको साफ करता हूँ। ओके। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो है, ये अणुभार है, बेंजोइक अम्ल का अणुभार है, जो कि हमने अभी अभी निकाला है। अब इसके बाद हम सूत्र लगाएंगे, इसलिए मोलरता कैपिटल एम बराबर डब्लू गुणित 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल बी। चलिए अब इसको हम आगे करते हैं। आपको ध्यान से देखते जाना है। तो स्मॉल कैपिटल एम का जो मान है वो रख देते हैं 0.15, बराबर छोटा डब्लू ज्ञात करना है, तो छोटा डब्लू ज्यों का त्यों गुणित 1000 बटे छोटा एम जो है वो कितना है 122, गुणित कैपिटल वी कितना है 250। ये इस तरीके से आपको लिख लेना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि क्या होगा। ये जो है इसका दशमलव हटाना है तो बटे 100 कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 15/100। तो ये दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दशमलव का एक दशमलव के बाद जितने अंक उतने जीरो, तो 15/100, इसका मतलब 0.15 ही लिखा है, तो इस तरीके से लिख लिया, बराबर छोटा डब्ल्यू और गुणित 1000 और बटे 122 गुणित 250। अब डब्ल्यू का मान चाहिए, तो डब्ल्यू नीचे लेकर आते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से ये पूरी संख्या ऊपर ले जाते हैं। तो 15/100 लिखा था, इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा, और 122 गुणित 250 इसको ऊपर ले गए, तो त्रिया गुणा हो गया, मतलब 122 गुणित 250 बटे, और 100 के साथ में नीचे आ गया 1000, तो यहाँ पे 100 के साथ में क्या आ गया 1000, तो मतलब ये त्रिया गुणा से ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। यहाँ पे हमने केवल छोटा डब्ल्यू इस तरफ छोड़ा है, बाकी सब उस तरफ लेगा, इस तरफ लेगा, इस तरीके से आपको कर लेना है। अब यहाँ से देखते हैं कि कैंसिल क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, फिर 25 एकम 25, और 25 चौके 100,
इस तरीके से कैंसिल होगा। फिर यहां से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 × 12 और 2 × 1 = 2। तो कितना बचा, 15 × 61/2 × 100, 2 × 100। अब हमें इसका जो है भाग करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा वो छोटे w का मान आ जाएगा। तो चलिए भाग कर देते हैं। ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो अभी हमने इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 15 × 1 = 15 की 5। इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, तो 15 × 1 = 15 की 5, हासिल आ जाएगी 1। 15×6 = 90 और 1 = 91, और बटे 100 दूनी 200। ठीक है, इस तरीके से हम भाग कर सकते हैं। बराबर कितना आएगा, बराबर स्मॉल w। चलिए अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो इसका इसमें भाग दे देंगे, तो 2 से इसको भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा फिर उसका 100 में अलग दे देंगे। और कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे ही लिख दें कि 100 × 2, इसको अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 915 / 2, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 × 2 = 8। कितना बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, ये 1 यहाँ नीचे आ जाएगा। फिर 2 × 5 = 10, 11 में से 10 जाएंगे, 1 बचेगा, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 × 7 = 14, 15 में से 14 जाएंगे, 1 बचेगा। अब यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पे दशमलव आएगा, यहाँ पे 0, और 2 × 5 = 10 आ जाएगा। मतलब 457.5 आ रहा है इन दोनों का। तो इसको कैंसिल करोगे, यहाँ पे आएगा 457.5। तो अब देखो क्या होगा आगे, ये भाग तो हमने दे ही दिया है, तो अब ये आएगा 457.5 बटे कितना है, देखो 100, बराबर कितना आएगा, बेंजोइक अम्ल की मात्रा। तो अब 100 से भाग जाएगा तो 0.2 अंक और खिसक आएगा, 100 गायब हो जाएगा। ठीक है, दशमलव अभी यहाँ है, 2 अंक यहाँ आ जाएगा, तो 4.575 ग्राम ये बेंजोइक अम्ल की मात्रा आ जाएगी। बताओ आया समझ में कि नहीं? आता है विलियन के अंदर, आता है विलियन में 4.575 ग्राम बेंजोइक अम्ल उपस्थित है। बेंजोइक अम्ल उपस्थित है। तो ये बेंजोइक अम्ल की जो मात्रा है वो हम निकाल पाएंगे। तो बताओ अच्छे से समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। पहले तो ये इसका आंसर है जो कि आया है 4.575, तो आप मिला सकते हैं। इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, इस पर 25 मिलीग्राम H2SO4। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा, यहाँ पे H2SO4 ना होके K2SO4 दिया गया है बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस चीज को सुधार देता हूँ। यहाँ पे क्या है, K2SO4। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 25 mg मतलब मिलीग्राम K2SO4 है, और 2 लीटर जल में घोलने पर बने विलयन का पराशर दाब हमें ज्ञात करना है। और मान लीजिए कि यह पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। तो चलिए इसको हल करते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको लिखते हैं बड़े आराम से। ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया गया है, 25 डिग्री टेम्परेचर है। तो हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए होता है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस ऐसा ही मात्रक नहीं है, ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। तो
हम कैपिटल टी को केल्विन में मानेंगे तो ये 25 गुणे 25 प्लस में 273 कर देते हैं तो ये केल्विन बन जाता है। समझ में आया कि नहीं बताओ? ये बनेगा केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस मत लिखना। तो यहाँ पे आएगा 5 और 3 8, 7 और 2 9, 298 केल्विन। ठीक है। इसके बाद 25 mg K2SO4 मिला हुआ है 2 लीटर जल में। तो K2SO4 विलेय होगा। तो छोटा W जो है वो हमें दिया गया है। छोटा W कितना दिया गया है? K2SO4 25 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम ऐसा यूनिट नहीं है तो इसे ग्राम में बदल लो। तो इसमें 1000 से भाग देना पड़ेगा इस तरीके से, तो अब वो बन जाएगा ग्राम। ठीक है। तो ग्राम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे में 3 जीरो हैं तो 3 अंक पहले दशमलव लगाए, 1 2 और एक यहाँ पे जीरो, तो 0 2 5 हो गए ना 3 अंक। अब यहाँ पे दशमलव, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.025 ग्राम। ठीक है। तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा के ये हमने कर दिया। तो ये क्या है? ये भार है, विलेय का भार, जो कि छोटा W से दर्शाते हैं। 2 लीटर जल है, तो 2 लीटर जल है में घोलने पर पराशरण दाब की जो है हमें 2 लीटर जल पर बने विलयन का पराशरण दाब, 2 लीटर जल में घोलने पर बने विलयन का पराशरण दाब, मतलब विलयन का ही दिया गया है। तो V जो है, आयतन जो हमें दिया गया है वो 2 लीटर। आयतन कितना दिया गया है? 2 लीटर। पराशरण दाब ज्ञात करना है। पराशरण दाब का सूत्र आपको अच्छे से पता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पराशरण दाब पाई बराबर पहले तो क्वेश्चन मार्क लगा दो कि पाई बराबर पराशरण दाब हमें ज्ञात करना। तो हमने इस तरीके से लिख दिया कि पाई हमें क्वेश्चन मार्क है। अब हमें अब देखो, पहले मैं सूत्र बता देता हूं कि पाई पराशरण दाब का ही सूत्र लगा दो। पराशरण दाब, पराशरण दाब पाई बराबर क्या होता है? कैपिटल M R T, जहाँ M क्या है? मोलरता। लेकिन मोलरता तो हमें दी नहीं गई है, तो मोलरता को और तोड़ दो। मोलरता क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि NV, ये विलेय के मोलों की संख्या है, और बटे विलयन का लीटर में आयतन, यानी कि VRT। लेकिन हमें विलेय की मोलों की संख्या भी नहीं दी गई है, तो विलेय की मोलों की संख्या को और तोड़ लो। तो क्या लिख सकते हैं? विलेय की मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यानी कि विलेय का भार W बटे विलेय का अणुभार स्मॉल m। तो NV की जगह पर हमने लिख लिया W बटे M। तो ये बटे आगे बढ़ा दिया, ऊपर था RT तो RT लिख दिया, नीचे था V तो V लिख दिया। तो पाई का जो मान है वो इस तरीके से हो गया, जहां R क्या है? रिडबर्ग स्थिरांक है, T क्या है? तापमान। तो पाई पराशरण दाब हमें ज्ञात करना है, तो पाई ज्यों का त्यों लिखेंगे। W कितना दिया गया है हमें? 25 0.025। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.025। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे पराशरण दाब, हमने बांठा गुणांक पढ़ा हुआ है, उसमें I का गुणा भी रहता है। ये देखो, तो पराशरण दाब का ये फॉर्मूला बनेगा, I का गुणा भी यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी I का गुणा करेंगे। तो अब हमें I फाइंड करना है, कितना होगा? तो आप K2SO4 को ध्यान से देखो। K2SO4 जब ये वियोजित होगा तो क्या बनाएगा? 2K प्लस, मतलब 2 प्लस होंगे क्योंकि 2 पोटेशियम है, और SO4 डबल माइनस, एक ही माइनस रहेगा, मतलब एक ही SO4 पर डबल माइनस होता है। तो यहाँ पे है 1 मोल। 1 मोल हमने मिलाया, लेकिन हमें मिला कितना? 2 मोल ये है, आगे संख्या है उतने ही मोल कहलाते हैं। तो 2 मोल ये है प्लस 1 मोल ये है, तो टोटल कितने मोल हो जाएंगे? 3 मोल। तो आई का मान कैसे निकलेगा? आई का मान निकालना है तो बाद के मोल बटे पहले के मोल कर दिया, ये प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, तो 3/1 यानी कि 3। तो आई का मान कितना है? 3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई की जगह पर 3 लिख देंगे अभी थोड़ी देर में। पहले डब्ल्यू बताओ कितना है? 0.025। ये K2SO4 की मात्रा है ग्राम में। रेडबर्ग स्थिरांक कितना होता है ये आपको सबको
याद होना चाहिए 0.0821। ठीक है, ये आर का मान होता है रिडबर्ग स्थिरांक, ये सबको याद होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। इसके बाद टी कितना दिया गया है बताओ। टी दिया गया है 298। आप देख सकते हैं यहाँ पे 298 है टी। और गुणित आई कितना निकाला है हमने अभी, 3। आई लिख दिया 3 बटे स्मॉल एम कितना है। तो स्मॉल एम मूलर मास है, जो कि हमने निकाला नहीं है। मूलर मास हम रफ में निकालेंगे। विलेय का मूलर मास निकालना है तो वो क्या है, विलेय K2SO4। इसका मूलर मास निकालेंगे, बड़ा ही आसान है। यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो 2 को आगे लिख दो। पोटेशियम का कितना होता है, 19 दूनी 38, यानी कि इसका फिक्स 39 होता है, लेकिन याद रखिएगा पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है। ठीक है, प्लस सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो तो 16 दूनी 32, प्लस 4। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 चौके 64। तो यहाँ पे 16 तो लिख दो पहले, क्योंकि 4 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो गुणा हो जाएगा तो 64 आ जाएगा। 2 इनाम 18, 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1, 2 तिया 6 और 1 7, या हो गया 39 दूनी 78 प्लस 32 और 16 चौके 64। इन सबको जोड़ लेते हैं तो 4 और 2 6 और 8 और 6 14, 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1। फिर यहाँ पे 6 और 1 7, 3 10, 10 और 7 17, 174 ग्राम स्मॉल एम निकाल दिया है हमने। ठीक है, तो स्मॉल एम जो है हमें यहाँ पे मिल गया है, कितना है 174 ग्राम। तो आप ये चीज पहले भी कर सकते हो यहाँ पे, कि स्मॉल एम आप निकाल सकते हो। ठीक है, स्मॉल एम आप यहाँ पे निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। कोष्टक बना दिया पहले, ये देखो कोष्टक बना दिया, और चूंकि कर दिया कि चूंकि m बराबर 174 ग्राम बराबर K2SO4 का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे निकाला है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए इसको भी हम यहाँ पे साफ कर देते हैं। तो मूलर द्रव्यमान कितना होता है, 174 गुणित विलयन का आयतन कितना है, 2 लीटर, तो यहाँ पे 2 लिखे। अब आपको यहाँ पे लिख देना है, चूंकि K2SO4 का K2SO4 का आणविक द्रव्यमान इसे मूलर मास भी कहते हैं, 174 ग्राम होता है। कैसे होता है वो मैंने आपको बताया है। तथा K2SO4 के लिए I बराबर 3 है। कैसे है वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये आपको ब्रैकेट में लिख देना है और कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो पाई बराबर, अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। ये 0.081 है, तो थोड़ा सा यहाँ पे 298 हो गया, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि कैसे क्या सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे 3 है, पहले 2 से कैंसिल कर सकते हैं। देखो 2 एकम 2, अच्छे से ध्यान से देखना, 2 एकम 2, 2 चौके 8, बचा 1, 2 इनाम 18, कितना आया 149। अब 3 से ये कैंसिल होगा, 3 एकम 3 और 3 5 15, बचा कितना 2, हो जाएंगे 24, 3 8 24, मतलब 3 से 58 बार ये कैंसिल हो गया। अब 58 और 149 यहाँ पर बचेंगे, तो जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं, 0.025 गुणित 0.0821 गुणित 149, और बटे में केवल कौन है, 58।
तो इसका इसमें भाग देंगे, भले ही वो दशमलव में आए लेकिन भाग जरूर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे करेंगे आगे। इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या दिख रहा है ना क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी साइज छोटी कर देते हैं और पाई बराबर, देखो क्या है, 149 का भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे रफ में करेंगे 149 भागे 58। तो ये एक बार जाएगा कि दो बार जाएगा? पहले तो दो का गुणा करके देख लेते हैं कि 149 से ज्यादा तो नहीं हो जाता। तो दो अट्ठे 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी एक, दो पंचे 10 और एक 11, 116। ज्यादा नहीं हुआ है लेकिन तीन बार में जरूर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 58 गुणित यदि तीन करते हो, त्रि आठे 24 की 4 हासिल आ जाएगी दो, ती पाँचे 15, 16 17, 174, जो कि इससे ज्यादा है। तो दो बार में ही भाग चला जाएगा तो 116 बचेंगे। नौ में से छह जाएंगे तीन, चार में से एक जाएगा तो तीन और ये कट जाए, 33 बचेगा। अब यहाँ पे दशमलव, क्योंकि भाग नहीं जा रहा, अब यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तो 330 हो गया। तो 58 गुणित यदि हम चार करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। चार आठे 32, 32 की दो हासिल आ जाएगी तीन, और चार पंचे 20, 20 और तीन 23, 232। तो ये तो ज्यादा हो गया, अभी नहीं हुआ, ये 232 है। तो 58 गुणित यदि हम पाँच कर ले तो कितना आएगा, वो हम एक अंदाज लगा रहे हैं। तो अठ पंच 40 का शून्य हासिल आ जाएगी चार, पचम 25, 25 और चार 29, 290। अभी भी देखो इससे कम है, तो पांच बार ही जाएगा, क्योंकि छह बार में ज्यादा होने की चांस है, हो ही जाएगा ज्यादा। तो अब देखो क्या करना है, पांच बार ही जाएगा, तो अब 2.5 हमें जो मिल गया है वो हम यहाँ पे रख देंगे बस, और आगे हल करने की जरूरत नहीं है। तो 0.025 गुणित 0.0821 गुणित 2.5, इसका इसमें भाग गया है तो 2.5 आया है, तो वो 2.5 यहाँ पे हम लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पाई बराबर, ये देखो ये लिखा है 25, ये लिखा है 25, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो 25 25 625। अब कितने अंक बाद दशमलव लगाना है? एक अंक ये है और तीन अंक ये है, तो टोटल चार अंक बाद दशमलव लगाना है। तो एक दो तीन, एक जीरो मन से बढ़ा लो, हो गए चार। अब यहाँ पे दशमलव लगा सकते हो, और ये जीरो। समझ में आया कि नहीं? तो 0.0625, ठीक है, ये आया। और गुणित ये 0.0821, ये होगा। अब इन दोनों का करेंगे गुणा, तो ये पूरा रफ प्रोसेस जो है इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो गुणा 625 और 821 का करेंगे, बाकी बाद में दशमलव अभी भूल जाइए। तो 821 गुणित 625, तो पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी एक, और पाँच अट्ठे 40 और एक 41। नीचे क्रॉस लगाया, अब दो का करेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16, डबल क्रॉस लगेंगे। फिर छः का करेंगे, छः एकम छः, छः दूनी 12, 12 की दो हासिल आ जाएगी एक, छः आठ 48 और एक 49। प्लस कर लेंगे, पाँच ज्यों का त्यों, दो ज्यों का त्यों, छः चार 10 और एक 11 की एक हासिल आ जाएगी एक, छः चार 10 और दोबारा और एक हासिल की तो 13, 13 की तीन हासिल आ जाएगी एक, नौ और एक 10 और एक हासिल की तो 11, 11 की एक हासिल आ जाएगी एक, चार और एक हासिल की पाँच। ये आया यहाँ पे आंसर। पाई बराबर 513, 125। लेकिन अभी दशमलव के अंक और देखने हैं, एक दो तीन चार, चार अंक दशमलव ये है, एक दो तीन चार, चार अंक ये है। तो टोटल आठ अंक बाद दशमलव लगाना है, तो इसको थोड़ा पीछे लिखना पड़ेगा। अब आठ अंक बाद दशमलव लगाना है तो कैसे लगेगा? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अब दशमलव लगा सकते हैं।
तो ये फाइनल आंसर आएगा और यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब इसको आप चाहो तो वैज्ञानिक संकेतन में लिख सकते हो। वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखोगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कोई भी एक पूर्णांक के बाद दशमलव होना चाहिए। दशमलव अभी यहाँ है, दशमलव यहाँ होना चाहिए एक पूर्णांक के बाद। तो यहाँ पे हम उस दशमलव को लिखना चाहेंगे। तो अभी देखो 2 मिनट में हो जाएगा। दशमलव यहाँ से यहाँ खिसका रहे हैं, तो कितने अंक खिसकाना पड़ेगा? 3 अंक। तो दशमलव यदि अंदर आता है तो 10 के ऊपर माइनस की घातें आती हैं, मतलब घातें घटती हैं। और बाहर जाता है तो घातें बढ़ती हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो दशमलव जब अंदर आएगा तो 10 के ऊपर घातें घटेंगी। तो देखो दशमलव जब यहाँ आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 5.1325 गुणित 10 के ऊपर -3 की घात। ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 अंक दशमलव यहाँ आया है तो 10 पे -3 आएगा। और यही हमारा दाब होगा, पराशर दाब एटमॉस्फेयर में। ये हम यहाँ पे लिखें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेना। और यहाँ पे इसका जो है आंसर दिया गया है, इस तरीके से किया है ये वाला। तो आप जो है पूरा नोट भी कर सकते हो। मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर। अब इसके बाद जो है, अब इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ताकि ये चैप्टर पूरा यहाँ पे खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ताकि डिटेल से थोड़ा समझा पाए। क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अध्याय 2 खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।